दोस्तों नमस्कार। उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ अभी भी उसी घर में हैं जिस घर में वह बतौर उपराष्ट्रपति थे। घर से बाहर निकलेंगे, कई लोगों से मुलाकातें होंगी, राजनीतिक लोगों से मुलाकात तो जरूर होगी। उस वक्त कोई संवाद होगा, उस संवाद के आश्रय उन बातों का जिक्र होगा जिन बातों पर अभी खामोशी बरती गई है। और सही मायने में भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा सन्नाटा कभी नहीं था जब इस देश में दूसरे नंबर के पद पर बैठे शख्स इस्तीफा देते हैं और उसके बाद घंटों दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन कोई संवाद किसी के साथ हो नहीं पाता है। तो क्या यह सन्नाटा भारत की राजनीति में संवैधानिक ब्रेकडाउन है, या फिर यह सन्नाटा उस राजनीतिक डर को खुले तौर पर बतला रहा है जहां पर कोई भी सत्ता के अनुकूल अगर नहीं रहा तो फिर सत्ता ना सिर्फ उसके पैरों तले उसके पद को खींच लेगी, बल्कि आने वाले वक्त में उसकी राजनीतिक सीमाएं भी वही तय करेगी। और ध्यान दीजिए, बीते कई दिनों से लगातार बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर चर्चा गहमा गहमी के साथ है। 3-4 दिन पहले जब दिल्ली पहुंचे थे सरसंघचालक, उस वक्त सरकार और संघ के बीच पुल का काम करने वाले अरुण कुमार की मुलाकात बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई थी। और उस वक्त भी यह कहा गया था अब इस पद को और ज्यादा टालना नहीं चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियों में बीजेपी के भीतर हर कोई इंतजार कर रहा है कौन होगा अगला अध्यक्ष, और उस अध्यक्ष के रास्ते पहुंचने के लिए संघ की सहमति चाहिए या फिर बिना संघ की सहमति के बीजेपी का अगला अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा। इस देश के भीतर परिवर्तन कई स्तर पर हो रहे हैं। आने वाले वक्त में आपको यह भी दिखाई देगा कि जो न्यू कॉर्पोरेट लॉ जो अमेंडमेंट के तौर पर लाया जाने वाला था उसे 6 महीने बढ़ा दिया गया। कॉर्पोरेट ने कहा कि इसको बढ़ा दीजिए। सरकार की मंशा थी कि दरअसल कॉर्पोरेट अमेंडमेंट लॉ इसलिए लाने की जरूरत है जिससे शेयर बाजार में इस देश की हर कंपनी लिस्टेड हो जाए और कॉर्पोरेट का पूरा कच्चा चिट्ठा ट्रांसपेरेंट हो जाए। कॉर्पोरेट और ट्रांसपेरेंट दोनों शब्द एक साथ चलते नहीं हैं। तो इस देश के कॉर्पोरेट के भीतर भी, खास तौर से जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट है, उनके भीतर भी बड़ी हलचल है। बीते हफ्ते ही लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा रिलायंस ने सिर्फ गंवा दिया, पाया नहीं गंवा दिया। कॉर्पोरेट के भीतर भी इस दौर में हलचल सरकार की आर्थिक नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक डील और खास तौर से अमेरिका के साथ जो संबंध बन बिगड़ रहे हैं या फिर चीन और रूस के साथ जो नए संबंध नए तर्ज पर निर्धारित हो रहे हैं, खास तौर से चीन को लेकर, वह कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के भीतर एक सवाल तो खड़ा कर रहे हैं। हलचल कॉर्पोरेट के भीतर भी है। हलचल सरसंघचालक के उस बयान को लेकर भी है जिस बयान तले 75 की उम्र के बाद रिटायरमेंट का जिक्र इशारों इशारों में कर ही दिया गया था और 75 की उम्र प्रधानमंत्री की इसी साल सितंबर में हो जाएगी। यानी संघ के भीतर के सवाल, बीजेपी के भीतर के सवाल, कॉर्पोरेट के भीतर के सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की अर्थनीति, इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल इस दौर में लगातार उभर रहे हैं। और ये सारे सवाल जो हैं उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की तारीख यानी 21 तारीख से पहले के हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या इस्तीफा देने के बाद जिन बातों का जिक्र जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कर रहा है, क्या वो सही है? क्या वाकई ऐसी स्थिति रही जिसमें ऐसा लगने लगा कि विपक्ष के साथ उपराष्ट्रपति पद पर बैठकर जगदीप धनखड़ गलबैयां कर रहे थे, सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे? और कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आती कि संसद के भीतर अपने बूते
वो सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाते और विपक्ष उनके साथ खड़ा होता तो एक झटके में सरकार पलट जाती। असंभव है। इसीलिए जो जो थ्योरी पहले दिन से आई वो जस्टिस वर्मा के को लेकर हुई, इंपीचमेंट का सवाल हो या फिर पार्लियामेंट के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लाने का जिक्र हो, सोमवार के दिन जो हस्ताक्षरों की पूरी फहरिस्त थी उसके जरिए यह बताने की कोशिश हो कि देखिए इसलिए क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हमें इंपीचमेंट की बात पार्लियामेंट के भीतर तो करनी ही पड़ेगी, तो कम से कम हस्ताक्षर कर दीजिए। यह सब कुछ परोसा जा रहा है, सरकार खामोश है, मीडिया कह रहा है। लेकिन क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति इसके बाद, इस सन्नाटे और डर के बाद, उन लोगों के भीतर समा चुकी है जो सोच भी सकते थे कि उनका रास्ता शायद अलग हो या ना हो, लेकिन उनका रास्ता सरकार के गले की फांस बन सकता है? जो संघ के मार्फत खड़ा होना चाहते थे, जो अपने तौर की राजनीति में कॉरपोरेट के साथ नजर आने लगे थे, जो कॉरपोरेट राजनीतिक विकल्प की परिस्थिति बीजेपी और संघ के साथ खड़े होकर नए हालातों को टटोल रहे थे, या फिर जो दबाव अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में एक डीप स्टेट का होता है, क्या वाकई वैसी परिस्थिति थी? हमें लगता है आज इन बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एक पायदान पर आज आप खड़े होते चले जाइएगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि दरअसल जो कुछ है वो सब कुछ सन्नाटे से निकली हुई ऐसी आवाज है जो सरकार चाहती है ये आवाज आए, क्योंकि मीडिया उसका अपना है, कोई दूसरा सवाल करेगा नहीं। और इन सब के बीच किसी की साख को, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की स्थिति में सरकार अगर आ जाए और मीडिया उसके साथ हो तो बड़े से बड़ा नेता टिक नहीं पाएगा। यह मैसेज तो देना ही होगा। तो क्या यह मैसेज उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ को लेकर अब बताया जा रहा है? वो कॉरपोरेट हो, वह बीजेपी के भीतर के बड़े नेता हो, वो साथ खड़े चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या XYZ कोई भी हो, तमाम को यह मैसेज देने की जरूरत है कि आप हमारे साथ अगर खड़े हैं तो आपकी राजनीति हमारे साथ खड़े होने में ही चलेगी, अन्यथा वक्त नहीं लगेगा जब आपकी राजनीति की सीमा को हम तय कर देंगे, जैसे जगदीप धनखड़ इस वक्त उसी घर में है। बाहर निकलेंगे तो संवाद बनेगा। बहरहाल 21 तारीख की शाम को सारी घटनाएं बार बार आप सुन चुके होंगे, तकरीबन 8 बजे के लगभग ये सारी चीजें हुई और राष्ट्रपति भवन जाकर जो इस्तीफा सौंपा गया। ठीक एक दिन पहले अगर इस देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के इंटर्नशिप प्रोग्राम में इस बात का खुले तौर पर जिक्र करे, शाम के 7 बजे के बाद, यह कार्यक्रम 20 तारीख का है, रविवार का दिन, और इस कार्यक्रम में भाषण देते वक्त अगर वो सत्ता को भी चेताए कि देखिए लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है, बिना उसके नहीं चल सकता, और संविधान के हिसाब से इस देश में लोकतंत्र पंचायत स्तर तक जा चुका है, आप उससे डिग नहीं सकते हैं। और लोकतंत्र का जिक्र जब बीजेपी को लेकर या सत्ताधारी पार्टी को लेकर कोई करे, और उस पर भी तब जब मौजूदा मोदी शाह की सियासत लोकतांत्रिक परिस्थितियों पर ही खड़ी है, यह बताने की कोशिश बार बार या फिर हर बार या फिर ना बताते हुए भी इसी बात को हर किसी को बताना है, इसका जिक्र हर मौके पर बीजेपी के नेताओं को करना पड़ता है और करना पड़ेगा, यह कहा गया। शायद इसीलिए इमरजेंसी के 50 साल हुए तो उस वक्त देखिए लोकतंत्र का पाठ मौजूदा सत्ता ने कैसा पढ़ाया। लेकिन एक दिन पहले इस्तीफा देने से पहले आखिरी पब्लिक प्रोग्राम में जिस बात का जिक्र जगदीप धनखड़ कर रहे थे, उसका हिंदी में पहले मजमून सुन लीजिए, क्या कहा उन्होंने, फिर उनकी बात सुनाएंगे। मैं राजनीतिक दलों से रचनात्मक राजनीति करने की अपील करता हूं, और जब मैं ऐसा कहता हूं तो सभी पार्टियों से, चाहे वो ट्रेजरी बेंच हो यानी जो सत्ता में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो,
चाहे सत्ता और अपोजिशन से हटकर जो दूसरे भी राजनीतिक दल हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, लोकतंत्र कभी ऐसा नहीं होता जहां एक ही पार्टी सत्ता में आती रहे। बीजेपी को यह लगता है अब उसे कोई हरा नहीं सकता, वही पार्टी रहेगी लगातार। लेकिन सवाल यह नहीं है, जिस जगदीप धनखड़ को राज्यपाल बनाया, राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनाया, और इस दौर में लोकतंत्र ही सब कुछ है, मौजूदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी इन जोड़ी को लेकर जिक्र किया जाए तो फिर वहां पर देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं लोकतंत्र कभी ऐसा नहीं होता जहां एक ही पार्टी सत्ता में आती रहे। हां, डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, निरंतर डेवलपमेंट हो, निरंतर सिविलाइजेशन इथॉस, संस्थागत लोकाचार निरंतर रहना चाहिए, हर संस्थान की अपनी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। किसी ने छीन लिया है क्या? ये चीजें खत्म हो रही है क्या? डेमोक्रेसी नहीं है क्या? इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहे हैं क्या? उसके बाद वो कहते हैं ये केवल एक पहलू से आता है कि हमें लोकतांत्रिक संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, और ये लोकतांत्रिक संस्कृति स्टेट लेवल पे हो या पंचायत लेवल पर हो, हर स्तर पर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से वो स्थापित हो चुकी है। सुनिए उनकी बात। I therefore appeal political parties to engage into constructive politicking. And when I say so, I appeal to all parties. Parties on the treasury benches, the ruling party, and parties that are on the other side. Democracy is never of a kind where the same party will ever come to power. We have seen in our lifetime the change takes place at the state level, at panchayat level, at municipal level. That's a democratic process. But one thing is for sure, there has to be continuity of development, continuity of our civilizational ethos, and that comes only from one aspect. We must respect democratic culture. यह कार्यक्रम इस्तीफा देने से 24 घंटे पहले का है, यानी आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम दिल्ली में राज्यसभा के इंटर्नशिप प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में उन्होंने उस बात को उलट दिया जहां इस बात का जिक्र इससे पहले वो कर रहे थे कि दरअसल संसद बड़ी होती है, संविधान नहीं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा था संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने माना इस सार्वजनिक सभा के भीतर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में उनका भाषण चल रहा था कि दरअसल यह देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है और किसी को भी यह गुमान होना नहीं चाहिए कि वो हमेशा सत्ता में रहेगा, उसकी जीत हमेशा होगी। तो क्या यह उस आग की पहली सुगबुगाहट थी? India is perhaps the only country in the world that has structured democracy at all levels. Constitutionally structured, understand my word. Before 30 years, we had constitutional democracy only in the state legislature and parliament. But now we have constitutional democracy at the village level, at panchayat samiti level, at district level. जहां पे लोकतंत्र और संविधान यह इस देश के उपराष्ट्रपति के भीतर जाग गया, यानी सत्ता का जो मैसेज था वो मैसेज कई मौके पर बीजेपी के एक सांसद इस देश के चीफ जस्टिस तक को निशाने पर लेकर बताने से चूके नहीं हैं। और उसी दौर को अगर याद कीजिएगा तो उसी दौर में वाइस प्रेसिडेंट रहे जगदीप धनखड़ भी जिक्र करते थे। लेकिन इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी और उसके मातहत होने वाला चुनाव हमेशा किसी एक के साथ नहीं रहता है, लेकिन देश का मतलब यह होता है कि इंस्टीट्यूशन, सिविलाइजेशन और इस देश के इलेक्शन प्रोसेस में
लोगों की मौजूदगी जो कि डेवलपमेंट की दिशा को आगे ले जाती है, यही असल में भारत की पहचान है। क्या इस दौर में भारत की पहचान गायब हो गई? और क्या यह एक मैसेज था मौजूदा सत्ता के लिए? यह सवाल हो सकता है, क्योंकि कई मौकों पर आपने देखा होगा जब खुले तौर पर इस देश की राजनीति को पाठ अपने वक्तव्यों से कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी कई मौके पर बताते रहे हैं कि देखिए करप्शन क्या है, देखिए सत्ता के मोहजाल में कोई कैसे फंस जाता है, कैसे कोई मंत्री है तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहता। कई मौकों पर कह चुके हैं, कई मौकों पर संघ के भीतर से भी यह आवाज आ चुकी है। नया रास्ता नए लोगों के लिए बनाना होगा। और इस पूरी परिस्थिति में जब हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है, वो न्यू कॉरपोरेट लॉ अमेंडमेंट जो है, वो है जो इस देश के बड़े कॉरपोरेट को अंदर से हिला चुका है। क्योंकि अगर शेयर बाजार के भीतर उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने कच्चे चिट्ठे रखने पड़ जाएंगे तो मुश्किल तो होगी, और यह मुश्किल आने लगी है क्योंकि अगले 6 महीने के भीतर यह अमेंडमेंट लॉ आ जाएगा। बहुत प्रयास हो रहा है कॉरपोरेट की तरफ से, और इस दौर में खास तौर से महाराष्ट्र, मुंबई मायने रखता है। कुछ लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, देखने भी लगे हैं कि दरअसल नागपुर के फंक्शन में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस एक साथ कैसे नजर आते हैं, जो पहले नजर नहीं आते थे। देवेंद्र फडणवीस के पीछे संघ खड़ा है। एक वक्त जब संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया नितिन गडकरी को, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा वैसा कोई ना कहे, यह तो सामान्य सी परिस्थिति है। इन तमाम बातों को जहन में रखिए, और उसके बाद मौजूदा वक्त में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ की उस खामोशी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, और उस खामोशी को बरकरार कैसे रखा जाए, और उनकी बात एक एक करके अलग अलग तरीके से जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख को खत्म करती चली जाए। इसको हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी को आपने बदनाम कर दिया। दरअसल किसी की क्रेडिबिलिटी को खत्म अगर सत्ता कर दे तो उसके बाद उससे जो भी सवाल, जब वो फ्री होगा, संवाद बना पाएगा, उस वक्त आप उससे उन्हीं सवालों का जवाब चाहेंगे जो सवाल इस दौर में उठे हैं। वो इंपीचमेंट से जुड़े हो सकते हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो सकते हैं, वो सरकार के जरिए जिस इंपीचमेंट का जिक्र है या जिस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का जिक्र अपने तौर पर जगदीप धनखड़ के जरिए जो होने की बात है, तमाम सांसदों से जो हस्ताक्षर लिए गए, अलग अलग मीटिंग जिसमें जेपी नड्डा की मौजूदगी, किरण रिजिजू की मौजूदगी जो संसदीय मंत्री हैं, और अर्जुन मेघवाल जी की मौजूदगी जो कि कानून मंत्री हैं, इन तीनों की मीटिंग सोमवार के दिन हुई जिस दिन इस्तीफा हुआ। तीनों की साथ भी मुलाकात हुई। एक मीटिंग में जगदीप धनखड़ के साथ बैठने वालों में मेघवाल और रिजिजू थे। ये दूसरी भी मीटिंग हुई, एक अलग से कानून मंत्री ने भी मुलाकात की। ये सारी चीजें सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अगर इंपीचमेंट होता या विश्वास प्रस्ताव लाने का जो डर सरकार के भीतर था या जो मैसेज देने का जिक्र किया, क्या इसकी कोई जमीन है? और अगर जगदीप धनखड़ उस वक्त अड़ जाते तो क्या होता? अड़ना भी नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति भवन नहीं जाना है और खामोशी बरतनी है। यानी उस वक्त की खामोशी क्या इस सरकार को लोकतांत्रिक तौर तरीके और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल के तहत फंसा सकती थी? बताना तो पड़ता क्यों ला रहे हैं इंपीचमेंट। और अगर विपक्ष पहले लेकर आया था तो उसने खुलकर बताया था, तो क्या सत्ता जिसने खुद के ही अपने ही व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया, उसे बताने में मुश्किल थी? तो फिर धमकी क्या है, चेतावनी क्या है, चुनौती क्या है, या फिर डर किस बात का है? यहीं से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि यह सरकार दो ही मुद्दों पर चलती है। एक, हम लोकतांत्रिक हैं, और दूसरा, हम राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं। राष्ट्रवाद इस देश की सेना में समाता है और सेना के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का इस वक्त
बाखूबी जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री कमोवेश हर मौके पर इसका जिक्र करने से चूकते नहीं है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी सवाल हो, अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए कुछ भी सवाल हो। और कल तो पार्लियामेंट में चर्चा भी होनी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो क्या उससे पहले अपनी दोनों जमीन को नहीं खोना चाहती है सरकार, क्योंकि जिस आधार पर वो चल रही है, टिकी हुई है, वहां पर उसे मुश्किल आ जाएगी। आज भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु में थे, वहां भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का ही जिक्र किया। आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। देश और राष्ट्र से जोड़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर का खुले तौर पर जिक्र। यह अलग मसला है कि इस देश में सीडीएस ने जो कहा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा, दोनों के दो अलग रास्ते हैं। जिस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, जिन सवालों को विपक्ष ने उठाया और जो सरकार जिक्र कर रही है, ये तीनों तीन रास्ते पर है। लेकिन बहरहाल लौटिए दोबारा से दिल्ली के उसी गलियारे के भीतर जहां की लाल दीवारों के भीतर जो फुसफुसाहट है, इस दौर में वह भी शांत हो चली है। तो क्या डर सबसे बड़ी वजह है? लेकिन 10 सवाल इस दौर में बड़े हैं। पहला बड़ा सवाल, सरकार की रवानगी और तेजी, बीजेपी के संगठनिक ढांचे और विचारधारा को लेकर जो संघ पीछे खड़ा है, वह 2014 से चली आ रही थी। मौजूदा वक्त में उसमें कई छिद्र हो चुके हैं। उस दौर में जो करप्शन का एस्पेक्ट था, ब्लैक मनी का एस्पेक्ट था, उसमें बहुत सारे छिद्र हो चुके हैं, वह भी हाशिए पर चली गई है। धीरे धीरे इस देश के भीतर में मीडिया से लेकर तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने अनुकूल करने की प्रक्रिया ने यह भी बता दिया कि दरअसल रेंगते हुए काम करना इस देश के भीतर में उसके मतलब मायने होते क्या हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशंस, वह भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो सेंध राजनीतिक सत्ता ने लगाई, उसने भी इस मैसेज को देश में कन्वे कर दिया कि दरअसल संविधान के भीतर लिखे शब्द भी क्या राजनीतिक सत्ता के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, तो उस मुश्किल को भी हटा दिया जाए। यह एक पूरी प्रक्रिया है। धीरे धीरे चीजें यहां तक पहुंची और आज की तारीख में ले दे के सिर्फ दो ही चीजें सत्ता के पास बची है, और इन दोनों को बचाए रखने के लिए एक ऐसे सन्नाटे और डर की जरूरत होनी चाहिए जो मैसेज इस तरीके से कन्वे करे कि सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत, नियम कायदे के तहत हो रहा है। और शायद यही वजह है कि इस्तीफे से पहले अगर अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग बड़े नेताओं के घरों पर बुलाया गया, वो पीयूष गोयल हो सकते हैं, वो अश्वनी वैष्णव हो सकते हैं, वो भूपेंद्र यादव हो सकते हैं, वो प्रहलाद जोशी हो सकते हैं, तमाम जगहों पर जो हस्ताक्षर लिए जा रहे थे, उस हस्ताक्षर का मतलब सरकार को बताना है। बाहर वाले तो जानते हैं कि दरअसल इस हस्ताक्षर का मतलब उस डर के भीतर कुछ और जोड़ना है, एक मैसेज कन्वे करना है। और इसके साथ वो प्रक्रिया एनडीए के भीतर भी शायद इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय हो या फिर आरएलडी के नेता ही क्यों ना हो, जो मंत्री भी हैं, अजीत सिंह के बेटे चौधरी चरण सिंह जी के पोते,
उसका जिक्र मत कीजिए, किसे कहां हस्ताक्षर किया गया, उसका मतलब क्या था, और उसका मतलब इंपीचमेंट से जुड़ा था, या उसका मतलब सिर्फ इतना था कि आने वाले वक्त में सब एक लकीर में एक साथ खड़े नजर आएंगे। यह एक ऐसी डर की परिस्थिति है जो उपराष्ट्रपति इनक्लेव को खामोश कर देती है। उसके दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी कर्मी बदल जाते हैं। बदले हुए सिक्योरिटी कर्मी के पास नया विजिटर रजिस्टर आ जाता है। उस रजिस्टर के भीतर नामों की श्रृंखला बहुत कम हो गई है। एवरेज जो नाम रहते थे हर दिन, वो तकरीबन 50 नाम तक रहते थे, जो घटते घटते आज की तारीख में 3 या 4 हैं। वो 3-4 भी क्या करने जाते हैं, क्यों करने जाते हैं, किस रूप में जाते हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन उसके बाद से रवानगी विजिटर बुक की रुक गई। और विजिटर बुक के भीतर यह सवाल नहीं है कि 15 तारीख को खड़गे मिले, 20 तारीख को केजरीवाल मिले। यहां आपको यह जानना होगा कि बाहर का कोई शख्स जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसको मिलने से पहले जानकारी दे दी जाती है इस देश के होम मिनिस्ट्री ऑफिस में कौन मिलने आ रहा है। सुरक्षा का दायरा होम मिनिस्ट्री के दायरे में है। हर मुलाकात की जानकारी, यहां तक कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे 15 तारीख को मिलने गए थे, उसकी जानकारी भी दे दी गई थी। जयराम रमेश जो मिलने गए, उसकी भी जानकारी दे दी गई थी। सारी जानकारियां, सब कुछ स्पष्ट है। तब अगला सवाल यह है, यह डर इतना जबरदस्त है कि हर किसी ने खामोशी बरत ली है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर यह डर ही वो मैसेज है जो बीजेपी के, या कहें सत्ता के लोकतंत्र को बचाए रखेगा और उसके राष्ट्रवाद के हथियार को धारदार बनाएगा। हो सकता है, लेकिन आखिर के 2 बड़े सवाल जो मौजूदा वक्त में शायद सबसे बड़े हो चले हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने किसी से बात नहीं की है जिस बातों का जिक्र बाहर हो सके। जो पूरी राज्यसभा टीवी की टीम थी, उनमें से कोई शख्स उनसे कोई संपर्क नहीं बना सकता है, जो कल तक हर दिन बतलाते थे। और वो अपना योगदान भी अलग अलग जगहों पर उपराष्ट्रपति के तौर पर देते रहते थे। वो पत्रकारों के बीच हो, राज्यसभा टीवी से जुड़े लोगों के बीच हो, महिला पत्रकारों के बीच हो, इस देश में चलने वाले कई ट्रस्ट हों, तमाम से संपर्क रहता था। इस दौर में किसी से कोई संपर्क नहीं है। यह एक इंस्टीट्यूशनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और दूसरी स्थिति जो शायद कई कदम आगे की है, क्या यह मैसेज इस देश के भीतर हर उस शख्स के लिए है जो मौजूदा वक्त में सत्ता की आंखों में खटकता है? वो बीजेपी का हो सकता है, वो संघ का हो सकता है, वो उनके विचारों के जरिए उभार हो सकता है। सबको एक झटके में कैसे शांत किया जाए। और चूंकि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें चुनिंदा लोग, उनके जरिए चुनिंदा खबरें, और उन चुनिंदा खबरों के आश्रय स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज का चलना, जो इस मैसेज को कन्वे कर दे कि देखिए, अगर वो इस्तीफा ना देते तो देश पे संकट आ जाता। और ये संकट टालने के लिए ही इस्तीफा दे दिया गया, या इस्तीफा ले लिया गया, या ऐसी परिस्थिति बना दी गई। सब कुछ संवैधानिक है, सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत है। और अगर ऐसा ना होता तो संकट इस देश में गहरा जाता। अच्छा है, स्वास्थ्य की वजह से ही सही, इस्तीफा दे दिया तो बच गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।